हेलो एवरीवन। एम लक्ष्मीकांत का पिलर फिफ्थ अपन पढ़ चुके हैं, उसके क्वेश्चंस भी लगा चुके हैं। तो अब अपन उसका टेस्ट लगा लेते हैं। तो बिना किसी देरी के एम लक्ष्मीकांत के फिफ्थ पिलर के टेस्ट नंबर फिफ्थ का क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है भाई, भारत का चुनाव आयोग निम्नलिखित में से के लिए चुनाव कराता है। भाई चुनाव आयोग भारत का जो है ये निम्नलिखित में से किसके लिए चुनाव कराता है? भाई भारत की संसद के लिए, राज्य विधानमंडलों के लिए और भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पदों के लिए, या केवल संसद के लिए, राज्य विधानसभाओं और राज्य विधान परिषदों के लिए, केवल भारत के संसद के लिए, केवल भारत की संसद और राज्य विधानसभाओं के लिए। तो ये जो भारत का चुनाव आयोग है ये भारत की संसद, राज्य विधानमंडल और भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनाव कराता है। आंसर अपना ए है, सही है। भारत का चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया संविधान के आर्टिकल 324 के तहत संसद, राज्य विधानमंडल और भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संचालन कराता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अनुसूचित क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी राज्य के भीतर किसी क्षेत्र के अनुसूचित क्षेत्र के रूप में अधिसूचना राष्ट्रपति के एक आदेश के माध्यम से होती है। ये स्टेटमेंट तो सही है। अनुसूचित क्षेत्र के रूप में बनने वाली सबसे बड़ी प्रशासकीय इकाई जिला होती है, ये बात भी सही है। और सबसे छोटी इकाई ब्लॉक होती है, ब्लॉक में गांव का समूह होता है, ये बात भी सही है। भाई संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से अपेक्षित है कि वे राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में केंद्रीय गृह मंत्रालय को वार्षिक प्रतिवेदन करें। तो फिर ये काम तो भाई राज्यपाल करता है। इसमें दो स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट और सेकंड। पढ़ते हैं इसके बारे में। देखो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है क्योंकि संविधान की 5वीं अनुसूची के आर्टिकल 244 क्लोज 1 के अनुसार अनुसूचित क्षेत्र ऐसे क्षेत्र होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति उस राज्य के राज्यपाल के परामर्श के बाद आदेश द्वारा घोषित कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट सही, सेकंड स्टेटमेंट सही है क्योंकि जिले को सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई माना जाता है जो अनुसूचित क्षेत्र बनाती है, जबकि सबसे निचली प्रशासनिक इकाई ब्लॉक में गांव का समूह है। थर्ड स्टेटमेंट गलत है। भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के पैरा 3 में निर्दिष्ट किया गया है कि प्रत्येक राज्य के राज्यपाल जहां अनुसूचित क्षेत्र हैं वार्षिक रूप से या जब भी राष्ट्रपति द्वारा आवश्यक हो उस राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट देंगे और संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उक्त क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में राज्य को निर्देश देने तक होगा। निम्नलिखित राज्यों के लिए संविधान की 5वीं अनुसूची के पैरा 3 में उल्लेखित प्रावधान के अनुसार राज्यपाल की रिपोर्ट सालाना प्रस्तुत की जानी चाहिए। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और तेलंगाना, ये 10 राज्य इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, देखो इन क्वेश्चंस को ना स्टॉप करके और पूरा एक बार खुद से भी दिमाग लगाया करो ताकि अपन को क्लियर ही तो करने हैं यार क्वेश्चंस। ओके चलो, ये क्वेश्चन है, भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण अंकृत व शून्य घोषित किया जाता है? तो भाई किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन और निजी पक्षकारों को अंतरण अंकृत और शून्य घोषित किया जाता है? तो भाई वो 5वीं अनुसूची है। अनुसूचित जाति के बारे में यही तो बात करती है। ठीक है, पढ़ते हैं इसके बारे में। देखो 5वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को छोड़कर भारत के सभी राज्यों के जनजातीय प्रावधान है। इस अनुसूची के तहत जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन हेतु राज्यपाल को विशेषाधिकार दिया गया है, जिसमें राज्यपाल संसद द्वारा निर्मित किसी कानून को इस क्षेत्र में लागू होने से रोक सकता है। आर्टिकल 244 अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन के बारे में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर भाई विचार कीजिए। वह राज्य का राज्यपाल है जो उस राज्य के किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता देता है और घोषित करता है? नहीं भाई, ये काम राष्ट्रपति का है। किसी राज्य में अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित किसी समुदाय के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह दूसरे राज्य में भी ऐसा हो। ये बात तो बिल्कुल सही है भाई। तो इसमें ओनली सेकंड स्टेटमेंट सही है। देखो क्यों। आर्टिकल 342 राष्ट्रपति किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में जहां वह राज्य है वहां उसके राज्यपाल से परामर्श के पश्चात लोक अधिसूचना द्वारा उन जनजातियों
या जनजातीय समुदाय अथवा जनजातियों या जनजातीय समुदायों के भागों या समूहों को विनिर्दिष्ट कर सकेगा, जो इस संविधान के प्रयोजनों के लिए यथास्थिति उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में अनुसूचित जनजातियां समझी जाएंगी। अतः फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? गलत। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न निर्णयों के माध्यम से स्पष्ट किया है कि एक राज्य में अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित समुदाय को दूसरे राज्य में भी अनुसूचित जनजाति होने की आवश्यकता नहीं है। उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के अनुसार एक राज्य में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया व्यक्ति प्रवास के दौरान किसी अन्य राज्य में रोजगार, शिक्षा व भूमि आवंटन के लिए अपने दर्जे का लाभ नहीं ले सकता है। तो सेकंड स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भाई, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का निर्वाचन आयोग 5 सदस्यीय निकाय है। नहीं भाई, वो तो 3 सदस्यीय निकाय है, तो एक को काट देंगे, तो एक कटा तो भाई अभी तो नहीं आया आंसर। 2 को देखते हैं भाई। संघ का गृह मंत्रालय आम चुनाव और उपचुनाव दोनों के लिए चुनाव कार्यक्रम तय करता है। नहीं भाई, केंद्र के हाथ में होती हैं ये चीज़ें। तो भाई सेकंड स्टेटमेंट गलत है, तो ये आ गया अपने पास आंसर, सीधा थर्ड ही आएगा भाई। निर्वाचन आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन विलय से संबंधित विवाद निपटाता है। ये बात बिल्कुल सही है। पढ़ते हैं इसके बारे में। इसमें ओनली थर्ड स्टेटमेंट सही है। भारतीय संविधान के भाग 15 के आर्टिकल 324 से 329 तक निर्वाचन आयोग तथा निर्वाचन से संबंधित प्रावधान है। फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि निर्वाचन आयोग 3 सदस्यीय संस्था है, जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा 2 अन्य सदस्य होते हैं। सेकंड स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि आम चुनाव और उपचुनाव दोनों के लिए चुनाव कार्यक्रम निर्वाचन आयोग जारी करता है। ये स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव का संचालन करता है। थर्ड स्टेटमेंट सही है, क्योंकि निर्वाचन आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन विलय से संबंधित विवाद निपटाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी विशिष्ट क्षेत्र को भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के अधीन लाया जाए तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक इसके परिणाम को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? इससे जनजातीय लोगों की जमीनें गैर जनजातीय लोगों को अंतरित करने पर रोक लगेगी। इससे उस क्षेत्र में एक स्थानीय स्वशासी निकाय का सृजन होगा। इससे वह क्षेत्र संघ राज्य क्षेत्र में बदल जाएगा। जिस राज्य के पास ऐसे क्षेत्र होंगे उसे विशेष कोटि का राज्य घोषित किया जाएगा। तो भाई कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सर्वोत्तम प्रतिबिंबित करता है इस चीज़ को? भाई इसको फर्स्ट स्टेटमेंट करता है। इससे जनजातीय लोगों की जमीनें गैर जनजातीय लोगों को अंतरित करने पर रोक लगेगी। पढ़ते हैं इसके बारे में। 5वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम को छोड़कर भारत के सभी राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के लिए प्रावधान है। अनुसूचित क्षेत्र अनुच्छेद 244 क्लोज 1 के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा किसी राज्य के समूचे भाग अथवा किसी एक भाग को जनजातीय क्षेत्र के रूप में घोषित किया जा सकता है। यह प्रावधान भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है, जिसमें अपवर्जी क्षेत्रों एक्सक्लूडेड एरियाज तथा आंशिक अपवर्जी क्षेत्रों पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज में विभाजित किया गया था। वर्तमान में आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान एवं तेलंगाना राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों का निर्माण किया गया है। 5वीं अनुसूची और राज्यपाल इस अनुसूची के तहत जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन हेतु राज्यपाल को विशेषाधिकार दिया गया है, जिसमें राज्यपाल संसद द्वारा निर्मित किसी कानून को इस क्षेत्र में लागू होने से रोक सकता है या परिवर्तित कर सकता है। अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन के लिए राज्यपाल प्रत्येक वर्ष राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट सौंपता है, या राष्ट्रपति जब ऐसी मांग करे तो राज्यपाल को रिपोर्ट देना होगा। जनजातीय सलाहकार परिषद क्षेत्र के निकाय एवं कल्याण हेतु जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा, जिसमें कुल 20 सदस्य होते हैं, जिनमें से 3/4 सदस्य संबंधित विधानसभा के अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधि होने चाहिए। ऐसी परिषद ऐसे राज्यों में भी गठित की जा सकती है जहां अनुसूचित जनजातियां तो हैं परंतु अनुसूचित क्षेत्र नहीं है। सलाहकारी परिषदों का कार्य राज्यपाल को ऐसे मामलों पर सलाह देना है जो जनजातीय कल्याण और उत्थान से संबंधित हैं, जैसे कि जनजातीय भूमि को अन्य समुदाय को हस्तांतरित न किया जाए, भूमि के आवंटन का विनिमय, इस क्षेत्र में साहूकार व्यवस्था का नियंत्रण, जनजातीय समुदाय की भलाई से संबंधित योजनाएं। उपरोक्त विषयों में विधि निर्माण के लिए राज्यपाल परिषद से परामर्श लेगा
और इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन तभी स्वीकार किया जाएगा जब राष्ट्रपति इसे स्वीकार कर ले। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की शक्ति नहीं है? तो भाई अनुसूचित जातियों की सुरक्षा के लिए सभी मामलों की जांच करना, ये बात तो है। अनुसूचित जातियों के अधिकारों से वंचित करने संबंधी विशिष्ट शिकायतों की जांच करना, ये भी पावर है। अनुसूचित जातियों के कल्याण से संबंधित रिपोर्ट तैयार करना, ये भी पावर है। तो बची कौन सी? यही हो सकती है फिर तो। अनुसूचित जातियों के मामलों से संबंधित न्यायिक जांच प्रारंभ करना, ये पावर इनके पास नहीं है। पढ़ते हैं इसके बारे में। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट NCSC को संविधान के आर्टिकल 338 के तहत स्थापित किया गया है। इसकी मुख्य शक्तियां और कार्य इस प्रकार हैं। फर्स्ट है, अनुसूचित जातियों की सुरक्षा के लिए सभी मामलों की जांच करना। आयोग को यह अधिकार प्राप्त है कि वह अनुसूचित जातियों की सुरक्षा और उसके अधिकारों के उल्लंघन से जुड़े सभी मामलों की जांच करे। अनुसूचित जातियों के अधिकारों से वंचित करने संबंधी विशिष्ट शिकायतों की जांच करना। आयोग शिकायतकर्ताओं को स्वीकार कर सकता है और उसके निवारण के लिए सरकार को सिफारिशें दे सकता है। अनुसूचित जातियों के कल्याण से संबंधित रिपोर्ट तैयार करना। आयोग समय समय पर सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करता है जिसमें नीति संबंधी सिफारिशें शामिल होती हैं। अनुसूचित जातियों के मामलों से संबंधित न्यायिक जांच प्रारंभ करना, यह आयोग की शक्ति में नहीं आता। आयोग केवल प्रशासनिक और अनुशंसनात्मक शक्तियां प्राप्त रखता है, लेकिन वह न्यायिक जांच प्रारंभ नहीं कर सकता क्योंकि यह न्यायिक निकाय नहीं है, इसलिए नहीं कर सकता। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? फर्स्ट स्टेटमेंट दिया गया है कि वह भारत के संविधान के आर्टिकल 280 के अधीन गठित संवैधानिक रूप से आदेशहीन निकाय है, ये बात सही है। GST लागू होने की पृष्ठभूमि में वर्ष 2017 में 14वें वित्त आयोग का गठन किया गया। नहीं यार, क्योंकि 14वें वित्त आयोग का गठन इस टाइम 2017 में नहीं 2013 में ही कर दिया गया था। इसका मूलभूत उत्तरदायित्व संघ व राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करना है, ये बात सही है। वर्ष 1951 में प्रथम वित्त आयोग का गठन किया गया था, ये स्टेटमेंट भी सही है। तो इसमें आंसर बी गलत है। देखते हैं बी गलत है, क्यों गलत है देखते हैं। यह भारत के संसद के संविधान के आर्टिकल 280 के अधीन गठित संवैधानिक रूप से आदेशहीन निकाय है, बात बिल्कुल सही है। संविधान के आर्टिकल 280 के तहत राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष में एक वित्त आयोग का गठन करता है जो केंद्र व राज्यों के बीच करों के वितरण से संबंधित सिफारिशें देता है। GST लागू होने की पृष्ठभूमि में वर्ष 2017 में 14वें वित्त आयोग का गठन किया गया था, अतः सेकंड स्टेटमेंट गलत है क्योंकि 14वें वित्त आयोग का गठन वर्ष 2013 में हुआ था, न कि 2017 में। 2017 में GST लागू हुआ था, लेकिन उस समय 15वें वित्त आयोग का गठन किया जाना था, न कि 14वें वित्त आयोग का। इसका मूलभूत उत्तरदायित्व संघ व राज्य सरकारों की वित्तीय स्थितियों का मूल्यांकन करना है, ये सही है क्योंकि वित्त आयोग का मुख्य प्रमुख कार्य केंद्र और राज्यों की वित्तीय स्थितियों का आकलन करना और राजस्व वितरण के लिए सिफारिशें देना है। वर्ष 1951 में प्रथम वित्त आयोग का गठन किया गया था, यह स्टेटमेंट सही है क्योंकि भारत के पहले वित्त आयोग का गठन 1951 में हुआ था जिसकी अध्यक्षता KC नियोगी ने की थी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के संबंध में सही नहीं है? अनुसूचित जनजातियों को प्रभावित करने वाले सभी प्रमुख नीतिगत मामलों में संघ एवं प्रत्येक राज्य सरकार आयोग से परामर्श लेगी, ये बात तो सही है भाई। आयोग की सभी रिपोर्ट्स और उसकी सिफारिशें केवल लोकसभा के समक्ष रखी जाएंगी, ये बिल्कुल गलत है भाई। किसी मामले की जांच पड़ताल करते समय सिविल कोर्ट की सारी शक्तियां आयोग के पास होती हैं, ये बात बिल्कुल सही है। अपनी निजी प्रक्रियाओं को विनियमित करने की शक्ति आयोग के पास होती है, ये स्टेटमेंट भी सही है। ओनली बी स्टेटमेंट गलत है, क्यों गलत है देखते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब NCST संविधान के आर्टिकल 338A के तहत गठित एक संवैधानिक निकाय है। कथनों का विश्लेषण भाई, फर्स्ट स्टेटमेंट जो है, अनुसूचित जनजातियों को प्रभावित करने वाले सभी प्रमुख नीतिगत मामलों में संघ एवं राज्य सरकार आयोग से परामर्श लेंगी, ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि अनुसूचित जनजातियों के हितों से जुड़े मामलों में केंद्र और राज्य सरकारें आयोग से परामर्श ले सकती हैं। बी स्टेटमेंट भाई, आयोग की सभी रिपोर्ट्स
और इसकी सिफारिशें केवल लोकसभा के समक्ष रखी जाएंगी। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है और फिर यह रिपोर्ट लोकसभा और राज्यसभा दोनों के समक्ष रखी जाती है, न कि केवल लोकसभा के सामने। किसी मामले की जांच पड़ताल करते समय सिविल कोर्ट की सारी शक्तियां आयोग के पास होती हैं। ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि आयोग के पास गवाहों को बुलाने, शपथ पर बयान देने, दस्तावेजों की मांग करने और जैसी शक्तियां होती हैं जो किसी सिविल कोर्ट के समान होती हैं। अपनी निजी प्रक्रियाओं को विनियमित करने की शक्ति आयोग के पास होती है। ये भी सही है, क्योंकि आयोग अपने कार्यों को पूरा करने के लिए अपनी प्रक्रियाएं निर्धारित कर सकता है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवैधानिक सरकार से क्या आशय है? भाई ये स्टेटमेंट काफ़ी बार आ चुका है यूपीएससी के अंदर। किसी राष्ट्र की परिसंघीय संरचना वाली एक प्रतिनिधि सरकार? नहीं। कोई सरकार जिसके प्रमुख के पास नाममात्र की शक्तियाँ हो? नहीं भाई। कोई सरकार जिसके प्रमुख के पास वास्तविक शक्तियाँ हो? ये बात भी नहीं। कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो? स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। देखो भाई, संविधान किसी राष्ट्र की मौलिक विधि होती है जिसमें शासन की विशेषताएं, शासकों की कर्तव्य, शक्तियां और आम जनता की अधिकार इत्यादि वर्णित हैं। संविधानवाद का आशय है कोई सरकार अपने कार्य एक मूलभूत विधि से प्राप्त करती है और विधिक रूप से इसी से सीमा भी निर्धारित होती है, जो कि एक संवैधानिक सरकार की परिभाषा है। अतः डी स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है? तो ये क्वेश्चन भी यूपीएससी का पीवाईक्यू है। उद्देशिका और मूल अधिकार में? नहीं। उद्देशिका और राज्य के नीति निदेशक तत्व में? ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसी के अंदर ये आर्थिक न्याय की बात करी गई है। पढ़ते हैं इसके बारे में। उद्देशिका 3 प्रकार के न्याय का उपबंध करती है भाई, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। राज्य के नीति निदेशक तत्व डीपीएसपी आर्टिकल 36 से 51 तक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए आर्थिक न्याय प्रदान करने का उपबंध करता है। जैसे कि आर्टिकल 41 कुछ मामलों में काम करने का अधिकार, सार्वजनिक सहायता, आर्टिकल 42 मातृत्व सहायता, आर्टिकल 43 कर्मचारियों का निर्वाह वेतन एक्सेट्रा। मूल अधिकारों का उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र के आदेशों की उन्नति से है, वहीं सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना डीपीएसपी का मूल उद्देश्य है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं। ये बिल्कुल गलत है। ये भी यूपीएससी का ही क्वेश्चन है। अधिकार वे विशेषाधिकार हैं जो किसी राज्य के संविधान में समाविष्ट हैं। ये बात भी गलत है। अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है भाई। देखो, मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध उपलब्ध होते हैं जो राज्य किसी भूभाग पर शक्ति की सर्वोच्च संस्था होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, LEADS कार्यक्रम 2024 निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा आरंभ किया गया? तो भाई ये भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ FICCI और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, या फिर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा, या फिर भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी INSA और राष्ट्रीय सुशासन केंद्र NCGG के द्वारा, या फिर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड के द्वारा। तो लीड्स किसके द्वारा होगा यार? ये है भाई भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी और राष्ट्रीय सुशासन केंद्र। पढ़ते हैं इसके बारे में, ये करंट अफेयर्स है। भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी INSA और राष्ट्रीय सुशासन केंद्र NCGG संयुक्त रूप से 1 से 7 अप्रैल 2024 तक विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम 2024 में दूसरा नेतृत्व विकास कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य सक्रिय विज्ञान पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भविष्य के लीडर्स को विकसित और सशक्त बनाना है। भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी और राष्ट्रीय सुशासन केंद्र के संयुक्त रूप से 1 से 7 अप्रैल 2024 तक नई दिल्ली में विज्ञान व प्रौद्योगिकी में दूसरा विकास कार्यक्रम लीड्स कार्यक्रम 2024 का आयोजन कर रहे हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य सक्रिय विज्ञान पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भविष्य के लीडर्स का पोषण और सशक्तिकरण करना है। भारत में वैज्ञानिक उत्कृष्टता को आगे बढ़ाने और अनुकरणीय नेतृत्व विकसित करने के लिए प्रतिभागियों में विभिन्न संस्था DST, DBT, CSIR
ICMR, DAE और ICAR, NIT और इसरो आदि शामिल हैं। इसमें विभिन्न संस्थानों, IT की प्रयोगशालाओं, विश्वविद्यालयों, IISER, MOIS के चयनित प्रोफेसर वैज्ञानिक शामिल हैं। NCGG शासन, प्रशिक्षण, अनुसंधान और परामर्श के लिए एक शीर्ष निकाय है जिसका उद्देश्य भारत में शासन और सार्वजनिक प्रशासन में शामिल व्यक्तियों और संगठनों की क्षमताओं को बढ़ाना है। भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी एक प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान है जो भारत और विश्व स्तर पर वैज्ञानिक अनुसंधान में उत्कृष्टता को मान्यता देती है और बढ़ावा देती है और वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा देती है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आया भाई, नाबार्ड के दूसरे अखिल भारतीय ग्रामीण वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण के निष्कर्षों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो भाई ग्रामीण परिवारों की औसत मासिक आय 2016-17 से 2021-22 तक 5 साल की अवधि में वृद्धि देखी गई। ग्रामीण परिवार की औसत मासिक आय, हाँ भाई इंक्रीमेंट तो हुआ ही है, ये स्टेटमेंट तो सही है। ग्रामीण परिवारों की औसत मासिक व्यय में 2016-17 से 2021-22 तक 5 सालों की अवधि में गिरावट देखी गई। भाई जब कमाई ज़्यादा होगी तो खर्च भी ज़्यादा होगा, गिरावट क्यों आएगी इसकी? तो इसमें स्टेटमेंट फर्स्ट ही आना चाहिए, फर्स्ट ही सही है। बाकी देखते हैं क्या है इसका सीन। देखो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। नाबार्ड के दूसरे अखिल भारतीय ग्रामीण वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण NAFIS 2021-22 के अनुसार ग्रामीण परिवारों की औसत मासिक आय 2016-17 में 8,059 से बढ़कर 2021-22 में 12,698 हो गई, जो 57.6% की वृद्धि को दर्शाती है। सेकेंड स्टेटमेंट गलत है क्योंकि सर्वेक्षण के अनुसार ग्रामीण परिवारों का औसत मासिक व्यय 2016-17 में 6,646 से बढ़कर 2021-22 में 11,262 हो गया है, जो व्यय में वृद्धि को दर्शाता है। बात बिल्कुल सही है। नाबार्ड सर्वे ऑन रूरल इंक्लूजन, ठीक है भाई, ये पढ़ लेना भाई आराम से, रोक के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वज्जाचल वन विभाग में आदिवासी समुदाय के सदस्यों को जंगल से आक्रामक प्रजातियों को हटाने में लगाया जा रहा है। जनजाति की पहचान करें। कटकरी, कादर, बामचा और भील। कौन सी है भाई? भील हो सकती है, नहीं यार, कादर है। पढ़ते हैं इसके बारे में। एक आदिवासी समुदाय ने आक्रामक विदेशी प्रजातियों के खिलाफ मोर्चा संभाला। कादर जनजाति ने वज्जाचल डिवीजन के पोथुपारा में प्राकृतिक वनों के जीर्णोद्धार का कार्य शुरू किया। ठीक है, पहली बार केरल के वज्जाचल की कादर जनजाति ने आक्रामक विदेशी प्रजातियों द्वारा नष्ट किए गए प्राकृतिक वनों के पुनरुद्धार का सक्रिय कार्य शुरू किया है। स्थानीय स्वशासन विभाग, मनरेगा, अनुसूचित जनजाति विभाग, विकास विभाग, WWF इंडिया और केरल वन अनुसंधान संस्थान KFRI के सहयोग से यह परियोजना प्राकृतिक वनों को विदेशी प्रजातियों से मुक्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। WWF इंडिया के सहयोग से KFRI ने वज्जाचल और परम्बिकुलम वन प्रभागों में आक्रामक पौधों की मैपिंग का काम शुरू किया था। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन तो इंग्लिश में ही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हॉस्टेड द क्वाड लीडर्स समिट इन 2024? इसमें किसने किया है भाई? USA ने किया है। ठीक है, लीडरशिप क्वाड की। छठा क्वाड शिखर सम्मेलन 2024। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने डेलावेयर में 6वां क्वाड शिखर सम्मेलन आयोजित किया और चौथा व्यक्तिगत क्वाड लीडर शिखर सम्मेलन था। 6वां था, नहीं सॉरी, व्यक्तिगत 4th था और वैसे ये 6th था। क्वाड साझेदारियों को महामारी और बीमारी से निपटने, जलवायु परिवर्तन के खतरे का सामना करने, साइबर सुरक्षा को मजबूत करने आदि में मदद करने के लिए महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का नेतृत्व कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, ये पूछा है। सागर सेतु एक मोबाइल ऐप है जिसका उद्देश्य कारोबार में सुगमता, ईज ऑफ डूइंग में सुधार लाना है। ये बात तो बिल्कुल सही है। हरित सागर का उद्देश्य
शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करना है, ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है। सागर मंथन मत्स्य उत्पादन को बढ़ाने के लिए भारत के पतन पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय को प्रारंभ किया गया एक मिशन है। कोस्टा सेरेना भारत का पहला अंतरिक्ष क्रूज लाइनर है। तो भाई इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है भाई सी, ये गलत है। कोस्टा सेरेना भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर है, ये बात बिल्कुल सही है। पढ़ते हैं इसके बारे में। सागर सेतु एक मोबाइल ऐप है जिसका उद्देश्य कारोबार में सुगमता, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार करना है। हरित सागर इसका उद्देश्य शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करना है। सागर मंथन भारत सरकार के पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से आयोजित एक समुद्री विचार नेतृत्व मंच है। इसका उद्देश्य समुद्री क्षेत्र में ज्ञान बढ़ाना और वैश्विक नेताओं, नीति निर्माताओं, व्यापारिक नेताओं, विचारकों, भविष्य द्रष्टाओं को सतत, टिकाऊ और प्रभावी समुद्री क्षेत्र के लिए ज्ञान साझा करने और सीखने और भविष्य की तैयारी तथा सक्षम निर्णय लेने की दिशा में प्रमुख वैश्विक मंच प्रदान करना है। कोस्टा सेरेना इस इटली की कार्निवल कॉर्पोरेशन का हिस्सा है, ठीक है, जो भारत में परिचालित होने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर है। ओके। समुद्री क्षेत्र के सतत विकास की जानकारी के अनुप्रयोग पर ध्यान केंद्रित करते हुए सागर मंथन का सफलतापूर्वक हुआ समापन हम 2047 तक विकसित भारत के विजन को साकार करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में सागर मंथन जैसे संवाद समृद्ध भविष्य के लिए आम सहमति और साझेदारी बनने में बेहद अहम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारत 2030 तक दुनिया के शीर्ष 10 जहाज निर्माताओं में शामिल हो जाएगा, श्री सर्बानंद सोनोवाल ने बोला। 21वीं सदी में महासागर व्यापार का स्वरूप ग्लोबल साउथ तय करेगा, श्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है। भाई स्थायित्व भारत की समुद्री नीति का एक स्तंभ है और हमारा विजन भारत को दुनिया की जहाज निर्माण राजधानी बनाना है, श्री सोनोवाल ने ही कहा है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया अपना कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन। पर्यावरणीय समस्याओं से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जन्म लेती हैं और जीवन शैली में सारगर्भित बदलावों से पर्यावरण व स्वास्थ्य की समस्याएं कम हो जाती हैं, किंतु इस विचार का अपनाना लगभग असंभव लगता है। पर्यावरणीय समस्याओं के संदर्भ में व्यक्तिगत प्रयास नगण्य प्रभाव वाले प्रतीत होते हैं और इसलिए जड़ता की ओर ले जाते हैं। दूसरी ओर स्वास्थ्य के विषय में व्यक्तिगत विकल्प चयन वस्तुतः जीवन और मृत्यु के बीच फर्क ला सकते हैं, तथापि कुछ एक को छोड़कर अपने विकल्पों को चुनने में वही सामूहिक अकर्मण्यता ही दिखाई देती है। इसमें अब क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक इस परिच्छेद से निकाली जा सकने वाली सर्वाधिक तार्किक पूर्व धारणा को सर्वोत्तम रूप से उपलक्षित करता है? हमें संभवतः रोकथाम की अपेक्षा उपचार पर अधिक धन खर्च करना पड़ सकता है। हमें पर्यावरणीय और लोक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का हल करना सरकार का काम है। स्वास्थ्य की रक्षा की जा सकती है भले ही पर्यावरणीय समस्याओं पर ध्यान न दिया जाए, ये भी नेगेटिव सही है। पारंपरिक जीवन शैली के लोप और पाश्चात्य मूल्यों के प्रभाव से जीवन जीने के कतिपय अस्वास्थ्यकर तौर तरीके विकसित हो गए हैं। तो भाई इनमें ये तो है ही नेगेटिव स्टेटमेंट, सी तो स्टेटमेंट ही नेगेटिव है और ये सरकार का ही काम है, मतलब अपना काम नहीं है, ये भी स्टेटमेंट गलत है भाई। बचे ये दो, हमें संभवतः रोकथाम की अपेक्षा उपचार पर अधिक धन खर्च करना पड़ सकता है, भाई ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, इसका आंसर ए है फिर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 और 20। भारत में ये जो एक पूरा कॉम्प्रिहेंशन दे रखा है, इससे रिलेटेड दो क्वेश्चन है। भारत में नगरीय अपशिष्ट का स्रोत पर पृथक्करण दुर्लभ है। पुनर्चक्रण अधिकांशतः अनौपचारिक क्षेत्र के पास है। नगर पालिका बजट का 3/4 से अधिक अंश संग्रहण और परिवहन में चला जाता है, जिससे प्रसंस्करण, संसाधन पुनर्प्राप्ति और निपटान के लिए अत्यंत कम अंश बचता है। इन सब में अपशिष्ट से ऊर्जा कहाँ उपयुक्त जगह पाती है? आदर्श रूप से यह श्रृंखला में पृथक्करण, गीले अपशिष्ट और अन्य के बीच में संग्रहण, पुनर्चक्रण के पश्चात और भराव क्षेत्र में जाने से पहले उपयुक्त जगह पाती है। अपशिष्ट को ऊर्जा में बदलने की कौन सी प्रौद्योगिकी सर्वाधिक उपयुक्त है? यह इस पर निर्भर करती है कि अपशिष्ट क्या है, अर्थात घटक जैव निम्नीकरण या है
है या नहीं है और उसका कैलोरी मान क्या है। भारत के नगरीय ठोस अपशिष्ट का जैव नवीकरणीय घटक 50% से किंचित मात्र ज़्यादा है और जैव मीथेन बायोमेथेनेशन से इसके प्रसंस्करण के लिए एक बड़ा हल मिल सकता है। क्वेश्चन आया अपने पास वही, उपयुक्त परिच्छेद के आधार पर निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई, तो इसमें से कौन सी सही है ये देखना है भाई। नगरीय अपशिष्ट का संग्रहण, प्रसंस्करण, पृथक्करण सरकारी एजेंसियों के पास होना चाहिए। संसाधन पुनर्प्राप्ति और पुनर्चक्रण को प्रौद्योगिकी आगतों की अपेक्षा होती है जिन्हें निजी क्षेत्र के उद्यम सर्वोत्तम रूप से प्रबंधित कर सकते हैं। नगरीय अपशिष्ट का संग्रहण, प्रसंस्करण, पृथक्करण सरकारी एजेंसियों के पास होना चाहिए, ऐसा ज़रूरी थोड़ी है यार। संसाधन पुनर्प्राप्ति और पुनर्चक्रण को प्रौद्योगिकी आगतों की अपेक्षा होती है जिन्हें निजी क्षेत्र के उद्यम सर्वोत्तम रूप से प्रबंधित कर सकते हैं। भाई फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, सेकंड का पता नहीं। इसमें शायद मुझे ऐसा लगता है कि ऊपर वाले में तो सिर्फ गवर्नमेंट एजेंसी की बात कर दिया, नीचे अपने प्राइवेट सेक्टर की बात कर दी, दोनों को मिला के करते तो सही होता। तो इसमें ना तो फर्स्ट ना सेकंड, डी आंसर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक इस परिच्छेद के मर्म को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। नगरीय ठोस अपशिष्ट से ऊर्जा का जनन महंगा नहीं है। जैव मीथेन भारतीय ठोस क्या बोल रही हूँ मैं। जैव मीथेन नगरीय ठोस अपशिष्ट से ऊर्जा के जनन का सर्वाधिक आदर्श तरीका है। पॉजिटिव सा है ये स्टेटमेंट तो। और नगरीय ठोस अपशिष्ट का पृथक्करण अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्रों की सफलता को सुनिश्चित करने में पहला कदम है। भारत के नगरीय ठोस अपशिष्ट का जैव नवीकरण घटक अपशिष्ट से ऊर्जा दक्ष प्रभावी रूप से उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त नहीं है। ये तो नेगेटिव स्टेटमेंट है। इसमें आंसर आई थिंक या तो सी जाएगा या फिर सी या बी, सी जाएगा सर, आंसर इसका सी जाएगा। तो ये अपना पेपर हो गया पिलर नंबर 5 का। पिलर नंबर 5 का टेस्ट कंप्लीट हुआ। अब लास्ट पिलर बचा है 6th पिलर, उसको पढ़ेंगे, उसके क्वेश्चंस लगाएंगे और उसके बाद अपन करेंगे फुल लेंथ टेस्ट की प्रैक्टिस और फिर देके आएंगे मस्त पेपर। ओके बाय बाय, टेक केयर।